पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 5 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया आज शाम 5 बजे पूरी हो गई। आज तेलंगाना के लिए वोट डाले गए और इन 5 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी होते ही एग्जिट पोल की प्रक्रिया शुरू हो गई। जी हां, एग्जिट पोल और जो चुनावी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बीते कई सालों से बन गए हैं, क्योंकि चुनाव होने यानी मतदान पूरे होने और चुनाव नतीजे आने के बीच कम से कम 2 दिन का वक्त होता है मोटे तौर पर। और इन 2 दिन में तमाम मीडिया और राजनीतिक दलों को और लोगों को चुनाव को लेकर जो मसाला है वो मसाला देने का काम ये एग्जिट पोल करते हैं। और आज 5 बजे के बाद से लगातार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो आ गए हैं। ये सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजे हैं। हम नहीं जानते कि 3 तारीख को ये नतीजे कितने सही साबित होंगे या कितने गलत साबित होंगे, क्योंकि एक तो हमको ये समझना चाहिए ये एग्जिट पोल जो है इसमें एक एरर मार्जिन होता है और वो एरर मार्जिन जो है वो इतना एरर मार्जिन होता है कि जो चुनाव को इधर से उधर कर सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी चाहिए कि एग्जिट पोल एक तरह की प्रक्रिया भी है, एक तरह का साइंस भी है, एक तरह की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसमें लोगों से पूछा जाता है, उसके सैंपल सर्वे लिया जाता है, सैंपल सर्वे के बाद उसके नतीजे तैयार किए जाते हैं। और इसीलिए कई बार हमने देखा है एग्जिट पोल के नतीजे हूबहू वही हुए जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, यानी जो एग्जैक्ट नतीजे थे वही एग्जिट पोल के नतीजे भी साबित हुए। लेकिन बहुत बार एग्जिट पोल के नतीजे औंधे मुंह भी गिर जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भारत में मतदाता के मन में क्या है उसकी थाह लेना किसी के लिए भी संभव नहीं है, कोई जान नहीं पाता। मतदाता इतना दरअसल चतुर है कि वो बताता नहीं कि उसके मन में क्या है। और आज एग्जिट पोल के बाद हम यही चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल में कई एजेंसियों के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। तो आज एग्जिट पोल किसके होंगे सही बोल, इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि एग्जिट पोल को लेकर तमाम तरह के आकलन हैं, तमाम तरह की एजेंसियों के, हर एजेंसी के, हर सर्वे करने की एजेंसी के अपने अपनी तरह के आंकड़े हैं। कई आंकड़े एक जैसे हैं, कई आंकड़े एकदम उलट हैं। इसलिए कहना मुश्किल है कि किसके जो नतीजे हैं, किसके एग्जिट पोल जो हैं वो सही साबित होंगे, एग्जैक्ट साबित होंगे। आज उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये जो एग्जिट पोल आज शाम से लगातार दिखाए जा रहे हैं, अगर उनका निचोड़ देखें तो उनका निचोड़ जो है वो बड़ा दिलचस्प है। उनका निचोड़ दरअसल ये है कि तेलंगाना में पूरी तरह से कांग्रेस सत्ता में आ रही है तेलंगाना में। दूसरी तरफ राजस्थान में बीजेपी की वापसी हो रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। हालांकि वहां पर मुकाबला बड़ा कांटे का दिखाया जा रहा है। जिस तरह का माना जा रहा था शुरू से कि कांग्रेस जो है वहां पर एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से जीतेगी, वो भारी बहुमत का आंकड़ा नहीं दिख रहा। बीजेपी बहुत नज़दीक है और मैंने जिस कहा कि एरर मार्जिन की बात की, वो एरर मार्जिन अगर हो गया तो बाजी पलट भी सकती है। और सबसे चौंकाने वाले जो नतीजे, एग्जिट पोल के नतीजे, वो मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश से, जहां पहले दिन से लोग बीजेपी को हारा हुआ मान रहे थे, लेकिन वहां पर जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में वापस आ रही है। कई एग्जिट पोल तो बीजेपी को एक बड़े मार्जिन के साथ वापसी दिखा रहे हैं, बड़े मार्जिन के साथ, यानी पिछली बार से कहीं ज्यादा सीटों के साथ। इन तमाम जो एग्जिट पोल है, इन ये जो परिणाम है, इनके विश्लेषण आज हम करेंगे। और आज इसके विश्लेषण में हमारे साथ जन की बात के जो फाउंडर हैं और सेफोलॉजिस्ट हैं प्रदीप भंडारी, हमारे साथ आज विशेष तौर पर 2 टूक में जुड़ेंगे। 2 टूक में हम उनसे चर्चा भी करेंगे तमाम एग्जिट पोल के। हम आपको बता दें जन की बात ने भी एग्जिट पोल किया है और हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ भी गए, लेकिन
मेरे साथ तीनों मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी जुड़ चुके हैं, राहुल लाल जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस समर्थक हैं, और मेरे साथ मनीष शुक्ला बीजेपी की प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आप सब पर आऊं, जरा हम एग्जिट पोल के नतीजे देख लेते हैं। क्या रहे एग्जिट पोल के नतीजे, जरा देखते हैं राजस्थान को लेकर क्या कह रहा है एग्जिट पोल। जरा दिखाइए राजस्थान का एग्जिट पोल, क्या कहते हैं राजस्थान के एग्जिट पोल। तो राजस्थान में जी न्यूज पोल स्टेट 100 से 110 भाजपा को दे रहे हैं, कांग्रेस को 90 से 100, अन्य के खाते में 0 से 5। इंडिया टीवी सीएनएक्स भाजपा को 111, कांग्रेस को 74, यानी भाजपा को एक बड़ी जीत, और अन्य के खाते में 14। टाइम्स नाउ ईटीजी जो है वो 108 से 128 तक भाजपा को एक बड़ी जीत, कांग्रेस को 56 से 72 के बीच, अन्य के खाते में 13 से 21। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया भाजपा को 80 से 100 और कांग्रेस को 86 से 106। यह ऐसा अकेला सर्वे है जो राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है, जीत के नजदीक दिखा रहा है, अन्य के खाते में 8 से 16। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश को देखिए, मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल नहीं, ये राजस्थान के एग्जिट पोल ही हैं, और ये राजस्थान के एग्जिट पोल जन की बात और जी न्यूज का सर्वे आपने नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको बता दूं जन की बात का सर्वे नीचे था। और तेलंगाना की अगर बात करें तो नहीं, ये मध्य प्रदेश के, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के 230 सीटें जो वहां का दिखा रहे हैं। न्यूज टुडे और चाणक्य का 151 बीजेपी, 74 कांग्रेस। जी न्यूज पोल स्टेट जो है वो 106, 116 बीजेपी को और 111 से 121 कांग्रेस को। रिपब्लिक और मैट्रिक्स का 118 सीटें दे रहा है, 118 से 130 तक बीजेपी को, 97 से 107 कांग्रेस को, और इंडिया टीवी सीएनएक्स 116 बीजेपी को, 111 जो हैं वो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में। और जन की बात का भी मैं बता दूं, जन की बात जो है वो मध्य प्रदेश में, प्रदीप भंडारी के जन की बात मध्य प्रदेश में बीजेपी को 100 से 123 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 102 से 125 सीटें दी हैं। ये मध्य प्रदेश के जो हैं वो आपको हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीटों का जो सर्वे है वो क्या कह रहा है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जिट पोल और जन की बात ने भी 100 से 123 दिए हैं। छत्तीसगढ़ का आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर जी न्यूज पोल स्टेट 35 से 45 तक बीजेपी, कांग्रेस को 40 से 45। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया को ने बीजेपी को 36 से 46, 40 से 50 कांटे का मुकाबला यहां दिखा रहा है। और साथ साथ इंडिया टीवी सीएनएक्स 39 बीजेपी को, 48 कांग्रेस को। एबीपी न्यूज सी वोटर 36 बीजेपी को, 36 से 48 बीजेपी को, 41 से 53 कांग्रेस को, और न्यूज 24 टुडे चाणक्य 33 बीजेपी को, 57 जो है वो कांग्रेस को। और इसी तरह से अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो जन की बात ने बीजेपी को 42 से 53 और कांग्रेस को 34 से 45 दिए हैं। यानी अगर मैं जन की बात करूं, प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जन की बात ने छत्तीसगढ़ में भी बाजी पलटती हुई दिखाई है। ये छत्तीसगढ़ का जो है एग्जिट पोल, ये 3 राज्यों का जो था इंपॉर्टेंट जो है वो हमने आपको बताया। और साथ साथ अब जरा इसके अलावा इंडिया टीवी सीएनएक्स और एबीपी न्यूज़ सी वोटर का भी हम आपको बता दें। ये मिजोरम का है, एमएनएफ 14 से 18, आईएनसी 8 से 10, और इसी तरह से एबीपी न्यूज़ सी वोटर 15 से 21 एमएनएफ, 2 से 8 यहाँ कांग्रेस को दिखा रहे हैं, अन्य के खाते में एक बड़ी, यानी 12 से 18 सीटें तक अन्य के खाते में जाती है। ये मिजोरम का हमने आपको दिखाया। और जल्दी से जरा राजस्थान का दिखाइए। राजस्थान का एग्जिट पोल जो है वो क्या, माफ कीजिएगा, तेलंगाना का एग्जिट पोल दिखाता है। जल्दी से तेलंगाना का एग्जिट पोल आपको दिखाता है। तेलंगाना में न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य ने जो है बीजेपी को 7 सीटें दिया है। कांग्रेस बड़ी मार्जिन के साथ 71 सीटें जीतती हुई, बीआरएस को 33 सीटें, यानी कांग्रेस को बड़ी जीत मिल रही है। न्यूज़ 18 जन की बात ने 7 से 13 बीजेपी को दी हैं, 48 से 64 कांग्रेस को और 40 से 55 बीआरएस को दी हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने 2 से 4 बीजेपी को दी हैं, कांग्रेस को 63 से 79 और बीआरएस को 31 से 47 तक सीटें दी हैं। ये कुल मिलाकर जो हैं अब तक हमने जो एग्जिट पोल थे
उसके परिणाम देखें। और अब जरा जल्दी से सुन लेते हैं इन एग्जिट पोल को लेकर के किस तरह के रिएक्शंस जो हैं पॉलिटिकल नेताओं के, हर पार्टी के जो पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं, जरा जल्दी से उन रिएक्शन को भी सुन लीजिए। उसके बाद आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को हम शुरू करेंगे अपने मेहमानों के साथ। देखिए जरा क्या कह रहे हैं जो राजनीतिक सितारे हैं इन एग्जिट पोल को लेकर के। 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। 55 से 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। देखिए, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कल तक आप ही लोग कहा करते थे कि मुकाबले में भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आज एग्जिट पोल में आप दिखा रहे हैं कि हम मुकाबले में हैं, पर यह सीमित सैंपल साइज का है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि 3 दिसंबर को आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस पक्ष में लोग बहुत ही इंतज़ार से देख रहे हैं। ये टीआरएस बीआरएस पार्टी का 9 साल का जो हुकूमत हर वर्ग लोगों को झूठ फैलकर लूटकर तेलंगाना को डुबाया। जो तेलंगाना लोग अभी बहुत चिंतित है और देख रहे हैं कि बदलाव सरकार आनी चाहिए और वो बदलाव कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी जो 6 गारंटीज दिए एंड जो तेलंगाना डेवलपमेंट मॉडल देश के लिए एक रास्ता दिखाएंगे। इस चुनाव में अच्छा नई सरकार बना दे के लोगों का उम्मीद पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे। केसीआर कभी तेलंगाना समस्याओं को हल्का करने के लिए कोशिश नहीं की है। इनके फेल्यूर्स आज भी दिख रहा है। तो अभी केसीआर को कुछ बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इज आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, ही डजंट हैव एनी रोल टू प्ले एंड ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट टू प्ले आल्सो। हम कोई पार्टी का एमएलए का जरूरत नहीं है। हम स्वयं हमारा सरकार हम बनाएंगे। तेलंगाना के जनता के ऊपर विश्वास है। हमारा पार्टी पूरा बहुमत मिलेगा आदरणीय मोदी जी के नाम पर। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ। जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ सब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने था। उनके जन कल्याण नीतियों के कारण से पूरे देश के अंदर गरीब के जीवन का स्तर ऊंचा हुआ है, उसके जीने का आधार और जीने का अंदाज बदला है। इन सारी बातों को लेकर और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार जिस प्रकार उमड़ घुमड़ कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आएगी। देखिए, एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। मैंने अभी देखा आज तक का सर्वे, इंडिया टुडे का सर्वे, बाकी चैनल्स के भी मैं देख रहा हूँ, तो कांग्रेस विन कर रही है। कहाँ है बीजेपी का झूठ? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, कौन बता रहा है? एग्जिट पोल में तो कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं मध्य प्रदेश में। मैंने अभी मैं और देख लूंगा, राजस्थान में तो कांग्रेस को आगे बता रहे हैं। अब कई अलग अलग होंगे, मैंने जो सर्वे देखे हैं उनमें कांग्रेस आगे है। अब एग्जिट पोल भी अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार। मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी।
प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। एग्जिट पोल का अपना एक व्याकरण होता है, अपना एक साइंस होता है, और हम एग्जिट पोल्स पर डिपेंडेंट भी नहीं। हमने पहले भी देखा है कि कर्नाटक में किस तरीके के एग्जिट पोल्स दिखाए गए थे, हमारे पक्ष में ही थे, लेकिन उससे बड़ी मेजॉरिटी हमको हासिल हुई। और कई सारे एग्जिट पोल्स हैं हमको सत्ता में आता है वो दिखा रहे हैं। तो ये जो एग्जिट पोल्स हैं, इसकी जो सर्वे सर्वा होती है, इन सर्वे की सर्वे सर्वा जनता होती है, और जनता ने ये मन बना लिया कि हमको 150 से ज़्यादा सीटें देना है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता से एग्जिट का पोल है। मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। तो देखा आपने, ये तमाम प्रतिक्रियाएं थी जो एग्जिट पोल को लेकर राजनीतिक दल जो है जता रहे हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात होती है एग्जिट पोल को लेकर, आपने कहावत सुनी होगी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर ऐसा ही होता है, जिसके पक्ष में आता है वो तो कहता है हम तो पहले ही कह रहे थे, हमको इससे भी बड़ी जीत मिलेगी। और एग्जिट पोल जिसको हारा हुआ दिखाते हैं वो कहते हैं तो एग्जिट पोल है, इसका सैंपल सर्वे क्या था, इसका साइज क्या था, और इस तरह के एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं। तो ये नेताओं की आदत होती है। बहरहाल नतीजे अभी हमें इंतजार करना है। आज जो एग्जिट पोल है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बताया 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मनीष शुक्ला मेरे साथ बीजेपी से, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, और प्रदीप भंडारी जन की बात के संस्थापक हैं। हमारे साथ तीनों लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुरुआत मैं प्रदीप भंडारी आपके साथ करता हूं। जो पूरे अब तक एग्जिट पोल आए हैं, आपके हिसाब से सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट इस एग्जिट पोल में क्या है? सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट। इससे पहले कि मैं, हाँ प्रदीप आप कहें, मैं एक बात दुरुस्त कर दूं, मैंने गलती से एक उल्टा पढ़ दिया था जन की बात का छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो है वो 42 से 53 सीटें जन की बात ने दी, और कांग्रेस को और बीजेपी को 34 से 45 सीटें दी। लेकिन 2 एग्जिट पोल कम से कम ऐसा दिखा रहे हैं कि बीजेपी 45 तक पहुंच सकती है। 90 सीटें हैं, अगर 45 तक पहुंचती है तो खेला वहां भी हो सकता है। बहरहाल सवाल पर आते हैं, प्रदीप भंडारी, क्या सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है? अशोक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने शो में जुड़ने का मौका दिया, और माफी चाहता हूं कि मैं स्टूडियो तक नहीं आ पाया, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा बीच में आपके साथ जुड़ रहा हूं। पर पहले मेरे हिसाब से अशोक जी मैं कहता हूं सबसे यूनिक एस्पेक्ट ये देखने को मिला है कि जो महिला वोटर है उसने मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट किया है, और वहां पे कोई एंटी इनकम्बेंसी महिलाओं के अंदर देखने को नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस ने एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, जो मीडिया के अंदर लग रहा था भूपेश बघेल बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, एक तरफा जीतेंगे, वहां बीजेपी जो है फाइट दे रही है और 40 से ज्यादा सीट लाती हुई दिख रही है। 45 का भी आंकड़ा छू सकती है, बट अभी भूपेश बघेल को एज पर कोई स्वीप नहीं हो रही है। तेलंगाना के अंदर जहां दूर से लग रहा था कि बीआरएस को कोई नहीं हरा सकता है, जब हम लोग ने भी पोल किया ग्राउंड पे तो देखा कि सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी है बीआरएस के अगेंस्ट, और लोग चेंज चाहते हैं। और इसके साथ में राजस्थान के अंदर बड़ा यूनिक है कि लोग दूर से कह रहे थे कि कांग्रेस की बहुत बड़ी हवा है, एक तरफा कांग्रेस जीतेगी, बट वहां पे भी यूनिक इलेक्शन ये रहा अशोक जी कि जो महिला वोट है उसने, पुरुष वोट ने बिल्कुल अलग वोट नहीं किया। तो अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो महिलाओं के अंदर कोई एंटी इनकम्बेंसी का सेंटिमेंट नहीं था, और वहीं अगर आप राजस्थान के अंदर आके देखेंगे तो ग्राउंड पे आपको देखने को मिलेगा कि महिला और पुरुष ने साथ में लगभग कहा है कि गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए पर एक तरफा नहीं होनी चाहिए। सो मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग इस वक्त ये है अशोक जी कि जो 160 का आंकड़ा है मध्य प्रदेश का, 155-160 का आंकड़ा, मुझे लगता है कि वो बीजेपी गवर्नमेंट डेफिनेटली मध्य प्रदेश के अंदर बनाने में एज है, पर कई कई एरियाज में कैंडिडेट लेवल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसके कारण ग्राउंड पे बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी पर 150-160 सीट्स जो है वो होता हुआ कम चांस दिख रहा है। तो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग 160, 165, 155 जो दिखा है बीजेपी की तरफ में मध्य प्रदेश में, वो थोड़ा सा दिखा है। मेरे ग्राउंड के आकलन के हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, पर लैंडस्लाइड बीजेपी की होती हुई कम दिख रही है अशोक जी। लैंडस्लाइड कम होती दिख रही है, लेकिन जैसा कि प्रदीप बता रहे हैं मध्य प्रदेश में जन की बात ने भी 100 से 123 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 102 से 125 सीटें दी हैं। तो यहां पर आप क्या ये कह रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस भी 125 अगर छूती है तो इसका मतलब वो रेस में बनी हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं?
अशोक जी, बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर 40 ऐसी सीटें हैं जिसकी मार्जिन 8000 वोट से कम है। तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव इसमें रहा हूं और इसीलिए मैंने थोड़ी सी रेंज दी है। पर अगर इन सीट्स को 90% बीजेपी जीत जाएगी तो 128 100 मतलब वो अपने एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगी। पर हम लोग ने ये जब किया है तो हम लोग ने थोड़ा कंजर्वेटिव लेके 55% ऑफ द सीट्स में जहां पोलिंग 5000 से कम हुई है वो कांग्रेस की तरफ हमने रखी, तभी जाके जो है कांग्रेस रेस के अंदर है। सो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एवरीथिंग गोज इन फेवर ऑफ द कांग्रेस तब भी कांग्रेस 123-24 से ऊपर नहीं आ रही। बट आइडियली सिनेरियो अगर आप देखेंगे, मुझसे पूछेंगे तो आइडियल सिनेरियो यही है कि भारतीय जनता पार्टी, बिकॉज विमेन वोट ने ज्यादा वोट डाला है, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाती हुई दिख रही है। पर लैंडस्लाइड अगर आप मुझसे पूछेंगे अशोक जी, चांस कम है, क्योंकि कई एरियाज पे रिबेल्स खड़े हुए हैं, कई सीट्स पे कैंडिडेट्स के रिबेल्स खड़े हुए जो 10-10 हजार 15-15 हजार वोट काट रहे हैं। पर मध्य प्रदेश में क्या वो ओवरऑल सेंटिमेंट को चेंज करेगा? ओवरऑल सेंटिमेंट को नहीं चेंज करेगा। तो मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं उसका मायने यही है कि जो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट इन 5 राज्यों के चुनाव में होगा वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी होगी। क्योंकि नहीं भूलना चाहिए, पहले दिन से, जी हां, पहले दिन से सभी राजनीतिक विश्लेषक, सभी पत्रकार बीजेपी को हारा हुआ मान रहे थे और यहां तक कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि बीजेपी शायद 60 सीटों तक सिमट जाएगी और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है कांग्रेस की होगी। तो आज का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट यह है मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी। राहुल लाल, क्या कहेंगे आप? इतनी पास आके, एक कहावत है, मतलब हाथ को आया मुंह ना लगाया, कुछ ऐसे ही लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इतना लग रहा था कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन अब जो है लग रहा है कि कांग्रेस कहीं नहीं आ रही। अशोक जी देखिए, प्रदीप जी 2017 से मैंने फॉलो कर रहा हूं जन की बात को। अब बड़े एक्यूरेट आंकड़े होते हैं, लगभग 90% से अब 95% के अब एक्यूरेसी चलती है। तो अब देखिए उनके जो आंकड़े हैं और जो आंकड़े बता रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, वहां पे वो कांग्रेस को बड़ा दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये कांग्रेस को दिखा रहा है तो आप देखिए 3 दिसंबर को आपको परिणाम इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक कांग्रेस के पक्ष में दिखेंगे। मैं तो बिल्कुल, मेरे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है अशोक जी, इनके बिल्कुल सही जाते हैं और वो सही चीज कांग्रेस के लहर को प्रतिबिंबित कर रहा है। मैं केवल एक चीज कहूंगा पहले ही, देखिए राजस्थान के मामले में थोड़ा सा इस बार हमें लग रहा है कि प्रदीप जी चूक रहे हैं। मैं राजस्थान पे आऊंगा, लेकिन मैं भी मध्य प्रदेश पर रहूं जरा सा। मैं मध्य प्रदेश में अभी जरा बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, देखिए ये जो ठीक है, अभी प्रदीप ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि भाई क्या किन सीटों पे 40 सीटों की उन्होंने बात करी। और अगर मैं पोल्स ऑफ पोल की बात करूं, जो तमाम पोल्स की मैं बात करूं, तो उसमें कांग्रेस कहीं ठहरती, मैं फिर कह रहा हूं, जैसा प्रदीप ने कहा, वो भले लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं मान रहे हो, लेकिन ऐसे बहुत सारी एजेंसियां, पोल एजेंसियां जो ये दावा करती है कि उन्होंने भी लगभग 99% सही साबित किया है, उनका दावा यह है कि बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है मध्य प्रदेश में। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। पर मनीष शुक्ला जी, दोनों तरफ जो है, हाँ बोलिए राहुल लाल, फिर मैं मनीष जी का प्रतिक्रिया, बोलिए जल्दी से। देखिए मैं ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ा घुमा था मैं, और वहां पे मुझे दिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो जो चीजें हैं मध्य प्रदेश की बड़ी रोचक है। लाडली बहना योजना बड़े मीडिया डोमेन में चर्चा में है, लेकिन कौन है लाभार्थी उसके? देखियो अविवाहित लड़कियां उसकी लाभार्थी नहीं है, यानी लगभग एवरेज 30 वर्ष तक की लड़कियां उसकी लाभार्थी नहीं है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो उसकी लाभार्थी नहीं है, जो विधवा महिला है वो उसकी लाभार्थी नहीं है। तो अगर आप गणित जोड़िए तो लाडली बहना योजना के लाभार्थी 50% से ज्यादा नहीं है। राहुल लाल, यहाँ पे थोड़ा सा आपका आंकड़ा जो है ना, मुझे वो सही नहीं लग रहा, क्योंकि सिर्फ लाडली बहना की बात नहीं है, लाडली लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, ऐसी कई योजनाएं हैं और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 21 महिला सेंट्रिक योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की, 21। और जो इनके अगर लाभार्थियों की संख्या देखें तो वो 1,41,00,000 महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, 1,41,00,000 महिलाएं जिनको कहीं ना कहीं वुमेन सेंट्रिक जो योजना है उनका फायदा हो रहा है। तो इतना, और मुझे नहीं पता, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप घूमे होंगे, आपका अपना अनुभव होगा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना हल्के में आंकना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी एक वहां पर, ये ठीक है कि बीजेपी से भी वो हारे हुए हैं एक टाइम में। 3 दिसंबर को ना वो 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। अच्छा चलिए, बस उनकी 2 दिन की अवधि है उनकी। अच्छा चलिए, ये तो 3 दिसंबर को कौन 3 में होगा, कौन 13 में होगा। लेकिन मनीष शुक्ला,
आपका क्या कहना है? राहुल लाल कह रहे हैं कि भाई यहां भी और जन की बात का कम से कम जो एज दे रखे हैं उस एज के हिसाब से कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी से आगे भी जा सकती है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में बड़ा आपको बिल्कुल स्पष्ट नतीजा है, वहां पे आप फाइट में जरूर आए हैं, लड़ रहे हैं, अच्छी फाइट दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखिए अशोक जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में एक शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। मध्य प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत ही कंफर्टेबली बनाने जा रहे हैं और तमाम तर्क वितर्क, देखिए मैं तो पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन आपने अभी उनको बताया कि पत्रकार भी हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, तो उनका भी धर्म है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी सबसे कमजोर नस है, इसलिए उनके ऊपर वो जरूर हमला करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तमाम योजनाओं ने, लाडली बहन योजना निश्चित रूप से एक ऐसी योजना थी जिससे भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि महिलाओं को तक सीधे उसके नाते से पहुंच मिली। इसके अतिरिक्त शिवराज जी का पूरा कार्यकाल, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रही हैं, अगर उनको देखेंगे तो एक बीमारू राज्य जिसको कांग्रेस ने बनाया था उसको प्रगति के पथ पर डालने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसका नतीजा 3 तारीख को सामने आएगा और हम लोग 140 से ऊपर सीटें मध्य प्रदेश में पाएंगे, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि सभी के पास सर्वे है और सभी सर्वे का लोकतंत्र में सम्मान होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यक्ति और लोकतांत्रिक पार्टी का प्रवक्ता को होने के नाते मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन हम लोग के पास भी अपने जो सोर्सेज हैं, जो पार्टी के का संगठन तंत्र, उसे स्पष्ट है कि 140 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। मनीष जी, ठीक है, आपने मध्य प्रदेश को लेकर, बाकी राज्यों को लेकर प्रेडिक्शन किया, मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे लगता है कि आप अति उत्साह में आ गए जब आपने कहा 5 राज्यों, क्योंकि बीआरएस, अगर मैं तेलंगाना की बात करूं, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, प्लीज 15 सेकंड, मैंने कहा शानदार प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आपका सवाल मध्य प्रदेश सेंट्रिक था, इसलिए मैं उसके बाद मध्य प्रदेश पे आ गया। अगर आप कहिए तो सभी राज्यों पे भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है मैं बता सकता हूं। नहीं ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मेरा सिर्फ टिप्पणी है कि मुझे लगता है या तो आप अति उत्साह में, उन्होंने आपने बोला या कहीं ऐसा तो नहीं, मनीष जी या कहीं, मनीष जी मेरी पूरी बात नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं, नहीं मेरी बात नहीं सर, मेरी पूरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जब कह रहे हैं कि वहां पे सरकार बनेगी तो कहीं ऐसे नहीं बीआरएस के साथ चुप सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जो राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है। मैंने कहा हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। तेलंगाना सेंट्रिक आपका सवाल है, मैं उसको क्लियर ही कर दूं, नहीं तो एक कंफ्यूजन बना रहेगा। तेलंगाना में हम एक अच्छी फोर्स के रूप में सामने आएंगे, पिछली बार से ज्यादा सीटें भी जीतेंगे और पिछली बार से ज्यादा लगभग दुगना मत प्रतिशत भी हमारे पास होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम लोग कंफ्यूजन में भी नहीं रहते, हम लोग उत्साह में भी नहीं रहते, हम लोग तो ग्राउंड के छोटे से वर्कर हैं, इसलिए जो ग्राउंड पे समझ में आता है उसको हम कहते हैं। नहीं ठीक है, ये जो आपने अंत में बात की वो बात सभी, मुझे लगता है उससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा। बीजेपी तेलंगाना में एक बड़ी फोर्स बनकर उभरी है, बल्कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने वहां कैंपेन अगर शुरू से ही आक्रामक कैंपेन किया होता तो शायद वहां पर वो दूसरे नंबर की पार्टी हो जाती, कई लोग ये भी कहते हैं, लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा डिटेल में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी और तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजे उन पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश पे तो हमने बात की, साथ साथ राजस्थान पे भी बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान को लेकर भी बड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प
विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नए भारत को और सशक्त करने में अपना योगदान दें, अपनी भागीदारी निभाएं। अगर आप कोई चैरिटेबल संस्था, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है तो ITR 7 ई फाइल करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अपना ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य ई फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए जाएं incometax.gov.in पर। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल की और एग्जिट पोल के पोल्स ऑफ पोल की। कुल मिलाकर देखें तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का मतदान का काम पूरा होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और एग्जिट पोल के नतीजों में कई चौंकाने वाले फैक्टर हैं। मध्य प्रदेश में दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में उतनी बुरी तरह से नहीं हार रही जितना कि अनुमान लगाया जा रहा था। कांटे की टक्कर है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उतनी मजबूती से नहीं जीत रही जिसके अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन
लेकिन अगर तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस अच्छी तरह से वापसी कर रही है। और इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो ये जो नतीजे नहीं है, अभी एग्जिट पोल के नतीजे हैं, नतीजों के लिए हमें 3 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक ये एग्जिट पोल के नतीजों ने देश की राजनीति में गर्माहट ला दी है। इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त मनीष शुक्ला जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मेरे साथ राहुल लाल जुड़े हुए हैं। राहुल लाल कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जन की बात के जो है संस्थापक। कुछ इको कर रहा है, जरा इसको जरा प्लीज ठीक करिए, इको कर रही है साउंड। तो जैसा मैंने बताया कि अभी तक हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल मिलाकर देखें तो सभी लोग दिखा रहे हैं कि बीजेपी वहां पर सत्ता में आ रही है, जैसा कि सभी को अनुमान था। लेकिन कुछ सर्वे दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की भी वापसी वहां हो सकती है। प्रदीप भंडारी, आपने भी कांग्रेस को 106 सीटें तक दे दी हैं। इसका मतलब यह है कि अगर 200 में से 106 सीटें नहीं, अच्छा सॉरी, मुझे लगता है यहां भी मैंने गलत किया क्या, जरा आप बताइए जी, बोलिए आपका राजस्थान को लेकर क्या अनुमान है। अशोक जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर मैं क्लियर बीजेपी गवर्नमेंट दिखा रहा हूं। 2018 के अंदर हम लोग इकलौते लोग थे जिन्होंने राजस्थान को पूर्ण रूप से सही आकलन किया था। हमने कहा था कांग्रेस 100 से नीचे सीट्स लेके आएगी। मैं राजस्थान के अंदर दिखा रहा हूं कि मेरा जो एग्जिट पोल है 100 to 122 के बीच में बीजेपी सीट्स लेके आएगी। 100 सीट से नीचे बीजेपी नहीं जा रही है राजस्थान के अंदर, और कांग्रेस पार्टी जो है वो 85 सीट से नीचे रहेगी राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में क्लियर गवर्नमेंट बनेगी अशोक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछली बार अशोक जी ईस्टर्न राजस्थान की जो पूरी बेल्ट थी वो कांग्रेस पार्टी ने स्वीप करी थी। इस ईस्टर्न राजस्थान के अंदर जो गुज्जर वोट है वो कांग्रेस पार्टी को पूरा एक तरफा जाते हुए नहीं दिख रहा है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक फर्क है कि अशोक जी की मध्य प्रदेश में महिलाओं ने एक इंडिविजुअलिस्टिक वोटिंग करी है, राजस्थान के अंदर महिलाओं ने समाज के साथ वोटिंग करी है। तो अगर मान लीजिए गुज्जर समाज अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट डाल रहा है तो ऐसा नहीं कि गुज्जर महिला कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल रही है। तो वहां पे एक यूनानिमस दोनों के वोटिंग में समानता देखने को मिल रही है। और कोटा संभाग है जो बीजेपी स्वीप करती हुई दिख रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी लीड में होगी राजस्थान में। राहुल लाल जी ने एक बात छोटी सी कही थी कि ग्वालियर के बारे में कहना चाहता हूं, प्लीज इसको भी नोट करिएगा अशोक जी, कि ग्वालियर में बीजेपी 2018 से ज्यादा सीट्स लेके आई थी। 2018 में 7 सीट्स लेके आई थी ग्वालियर चंबल में। इस बार बीजेपी मिनिमम 14 से ऊपर सीट्स लेके आएगी ग्वालियर चंबल में। और मैं वापस से कह रहा हूं कि मैं कंजर्वेटिव हूं मध्य प्रदेश के अंदर, बीजेपी लीड कर मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बनाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर 40 सीट क्लोज मार्जिन की, दिस इज वेयर द रेंज इज गिवन। और राजस्थान के अंदर अशोक जी जो चुनाव है वो कैंडिडेट के ऊपर लड़ा जा रहा है और कास्ट के ऊपर लड़ा जा रहा है। और जहां अच्छा कैंडिडेट है बीजेपी का, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट चल रहा है। और अशोक गहलोत जी के खिलाफ जो 2 सबसे बड़े मुद्दे जा रहे हैं, एक तो युवाओं का वोट जो है एक तरफा एंटी कांग्रेस गया है पेपर लीक और अलग अलग मुद्दों के कारण, 58% युवा जो है वो बीजेपी को पोल कर रहे हैं। नंबर 2 जो वहां पे मुद्दा है वो एक सुरक्षा का लेके मुद्दा है, पर्टिकुलरली उदयपुर बेल्ट के अंदर जब कन्हैया लाल को जिस तरीके से रेडिकल्स ने मैसेकर किया था, उसके बाद से जाके वहां पे पूरा जो एक सेंटिमेंट भी वहां पे देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं कहूंगा आपसे तो बीजेपी की गवर्नमेंट राजस्थान में बन रही है, ये हमारा एग्जिट पोल कह रहा है और यही ग्राउंड का सेंटिमेंट है। ओके, आप कह रहे हैं ओवरऑल वहां पर जो है बीजेपी की सरकार बनती हुई राजस्थान में साफ तौर पर दिख रही है, तो इसलिए इसमें कोई बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। राहुल लाल, आप अब भी कहेंगे कि एक छोटा सा फर्क यही है कि 2013 में बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री करी थी 150 से ज्यादा सीट्स के साथ, वो अभी नहीं है, क्योंकि पहली बार बीजेपी जो है पिछले 10-15 सालों में चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार को ना डिक्लेयर करके जो है मैदान के अंदर उतर रही है। तो इसलिए वो कैंडिडेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एक फैक्टर जरूर है। और उसको लेकर कई लोगों का ऐसा मानना है, मैं भी राजस्थान में था, कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बीजेपी एक फेज देती तो शायद बीजेपी को और बड़ी जीत मिलती। ऐसा सब लोग वहां पर कह रहे थे। लेकिन राहुल लाल, आप तो प्रदीप भंडारी जी को बड़ा फॉलो करते हैं, आपने कहा मध्य प्रदेश को भी आपने उनको फॉलो किया, तो राजस्थान में भी फॉलो करेंगे। वहां कांग्रेस तो फिर वहां पर बाजी हार चुकी है। अशोक जी ने, मैं तो कह रहा हूं कि 2017 से इनके तमाम आंकड़ों को फॉलो कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि 95% से ऊपर सफलता दर रहती है, बिल्कुल एक्यूरेसी रेट रहती है। हाँ। लेकिन जो 5% एक्यूरेसी रेट नहीं होती है, राजस्थान को मैं उसी में रखूंगा। मैंने पहले ही कहा था मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा। देखिए 95% में स्वीकार कर रहा हूँ। हाँ। 5% के लिए जो है कि मैं संभावना ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं 2-3 चीजें रख दूं यहाँ पे। देखिए उनके विधायकों के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था अशोक गहलोत, यहाँ इसको भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अशोक गहलोत की योजनाओं का जो बोलबाला था
उसने बड़े अद्भुत ढंग से जो है कि काम किया है वहां पे, चाहे चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई हो, महिलाओं को जो है कि मुफ्त जो है कि फोन देने की योजनाएं हो, तो महिला जो लाभार्थी है वहां पे अशोक गहलोत के साथ हैं। लोगों में उल्टे डर की स्थिति थी, तो इसलिए मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर की स्थिति की है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान जो है त्रिशंकु विधानसभा की तरफ होगा और उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी दल के रूप में होगी। वहां पे बहुमत किसी को नहीं आने जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के खेमे से भी कई महत्वपूर्ण बागी प्रत्याशी खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई सारे बागी खड़े हैं। ओके। जो दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ रहे हैं और ऐसे स्थिति में पूर्ण बहुमत की स्थिति मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने राजस्थान में बड़ी अलग अलग हिस्सों में चक्कर लगा रहा हूं। उदयपुर का मामला जो भारतीय जनता पार्टी ने कन्हैया लाल का मामला उठाया, मेरा मानना है कि वो तो उदयपुर में ही काम नहीं कर रहा। उदयपुर संभाग जो कि 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ था, वहां पे कांग्रेस संगमारी करने में सफल रह रही है। अजमेर के पूरे सेक्शन में मैं तो 3 सीटों का नाम भी ले रहा हूं, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, ये सारे सीटों पे 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। उन जगहों पे इस बार कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग को भी कांग्रेस तोड़ रही है। ओके। इससे पहले मनीष जी आओ जल्दी से प्रदीप, मैं जानना चाहूंगा ये जो बागियों का फैक्टर जो है बताया जा रहा है कि भाई एक वहां पर बागी बीएसपी भी बड़ी ताकत के साथ लड़ रही है। हालांकि बीएसपी वहां इस बार कांग्रेस को हराने के इशू से लड़ रही है, क्योंकि बीएसपी को ये दर्द है कि हमारे सारे के सारे विधायक जो हैं उन्होंने जो है बिल्कुल डाका डाल लिया। तो बीएसपी ये खम ठोक कर लड़ रही है कि कांग्रेस को इस बार हराना है पूरे। लेकिन बागी फैक्टर जो है किस हद तक, या थर्ड कोई फैक्टर है वहां पर जो कुछ खेल बिगाड़ सकता है? बिल्कुल बागी फैक्टर है अशोक जी, और बागी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के ही है, कांग्रेस के ही है। दोनों पार्टीज के बागी जो हैं वो लड़े हैं, और दोनों पार्टीज के जो बागी हैं वो उन्हीं पार्टीज के कद्दावर नेताओं ने फील्ड करे हैं, जिससे उन दोनों पार्टी से कद्दावर नेताओं को उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो 100 से नीचे रहे और हम सरकार बना ले। पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं अशोक जी कि ग्राउंड के अंदर जो बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं कर पा रही है और उससे राजस्थान के अंदर एक सिंपल मेजोरिटी आ रही है, 100 या 100 से ज्यादा सीट लेके आ रही है, उसका कारण यही है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पर वो बेस ऑफ द वर्डिक्ट को चेंज नहीं करते हुए दिख रहा है अशोक जी। जो बेस ऑफ द वर्डिक्ट ये कह रही है, अगर आप सोचेंगे कि 1993 का रिपीट चुनाव है जिसके अंदर जब भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे और जो एक पार्टी 87 पे आ गई थी, एक 90 पे आ गई थी और फिर उसके बाद सीटें बनाई गई थी, वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान है अशोक जी, ईस्टर्न राजस्थान सवाई माधवपुर, करौली, ये सब वाली जो बेल्ट है, दौसा, यहाँ पे जो वोट है पिछली बार एक तरफा कांग्रेस को पड़ा था, इस बार वो एक तरफा कांग्रेस को पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी 100 से वहां पे काफी नीचे हो जाती है और फिर कहीं ऊपर जा रही तो कहीं नीचे जाती हुई दिख रही है। सो इसीलिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बेस ऑफ द वर्डिक्ट राजस्थान में चेंज नहीं हो रहा है। ओके मनीष शुक्ला, एक बड़ा फैक्टर जिसकी हमने यहां पर बात की, प्रदीप ने भी कहा, मुझे भी ऐसा लगा, क्या ऐसा लगता है कि यहां पर बीजेपी और बड़ी जीत सकती थी? अभी तो आप जीत रहे हैं, इसमें ठीक है, और बड़ी कंफर्टेबल मार्जिन हो सकता था अगर आप वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री के रूप में या कोई भी चेहरा देते, तो कहीं लगता है आपको जो स्ट्रैटेजी थी वहां पर वो बहुत ज्यादा काम नहीं करी। देखिए अशोक जी, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार में चुनाव में गई थी, और अभी भी सभी सर्वे देखने के बावजूद हम लोग को ये पूरा भरोसा है कि वहां हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। तो ठीक है, अभी आपका जो प्रश्न है ये रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, चुनाव में जो भी परिणाम हो हम उसके एनालिसिस जरूर करते हैं, अपना आत्मलोकन जरूर करते हैं। तो ये जो आपके सवाल हैं, ये सवाल भी उस पर रखे जाएंगे, और क्योंकि चुनाव एक रणनीतिक विषय होता है, हर चुनाव में रणनीति चेंज की जाती है। तो जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो सर्वोच्च लीडरशिप है, उसने बहुत सोच समझ के फैसला किया था। और देखिए, हम वहां पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, क्योंकि जो 5 साल से एक जादूगर थे जिन्होंने वहां राशन गायब कर दिया, नौकरियां गायब कर दी, कानून व्यवस्था गायब कर दिया, अब 5 साल बाद जब जनता के हाथ में मौका आया था तो वहां की जनता जादूगर बनके कांग्रेस की सरकार को गायब करने के लिए वोट डाल चुकी है। इनको परिणाम में स्पष्ट परिलक्षित होगा परिणाम में। तो मध्य प्रदेश में क्या सामूहिक नेतृत्व की रणनीति काम कर रही है, आपको लगता है? बिल्कुल, हम वहां भी सामूहिक नेतृत्व के आधार पे चुनाव में थे, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी थे, तेलंगाना में भी थे। हमने तो कहीं भी चेहरा इस बार घोषित नहीं किया था। और देखिए, राज्यवार या हर चुनाव में ये चुनाव रणनीति बदलती है।
तमाम जगहों पे इस चुनाव में तमाम प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किए, तमाम रणनीतिक कदम उठाए, और जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद उसका जब एनालिसिस होगी तो ये समझ में आएगा कि कितना जो कदम उठाया गया था उसका क्या फल सुफल मिला है। ओके, इसी पर प्रदीप भंडारी, क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कोई फैक्टर थे? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, शिवराज सिंह चौहान चुनाव का ऐलान होने से पहले ही हर विधानसभा क्षेत्र में जा चुके थे। उन्होंने खूब मेहनत की है। बीजेपी हालांकि सामूहिक नेतृत्व के साथ लड़ी, लेकिन अगर ये नतीजे जो एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं, अगर वो बीजेपी उतनी बड़ी जीत हासिल करती है तो क्या उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रहा होगा? बिल्कुल रहेगा अशोक जी, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान की स्कीम है लाडली लक्ष्मी, उसका ग्राउंड के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर दो कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक मैसिव प्रो इनकम्बेंसी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप स्कीम चले, ये मैं झाबुआ, धार, इन सब बेल्ट्स के अंदर खुद पर्सनली ट्रैवल किया, तो ये मेरा खुद का होम स्टेट आता है, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। इसके साथ में जो चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान है, उनकी जो लाडली लक्ष्मी योजना जिसमें पिछले 5 महीनों से महिलाओं के अकाउंट में 2000 रुपए तक डाले जा रहे थे, तो महिलाओं के अंदर बदलाव का सेंटिमेंट नहीं देखने को मिला। महिलाओं के अंदर 55% से ज्यादा महिलाएं जो है, उनके अंदर सेंटिमेंट ये देखने को मिला, जो हमको पैसे दे रहा है, जो हमारा ख्याल रख रहा है, हम उसी के साथ रहेंगे, बदलाव करके हमको मिलेगा क्या। पर एसटी सीट्स जो है उसमें इतनी महिलाएं जाती हुई नहीं दिखी, एससी सीट्स में और अदर सीट्स में जाती हुई दिखी। तो अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की मेजोरिटी एससी सीट बीजेपी जीत रही है, और ट्राइबल सीट्स के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती हुई दिख रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को जो दिक्कत है वो लार्जर एंटी इनकम्बेंसी उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ, उन्हीं के लोगों के, उनकी सरकार के खिलाफ, उनके अधिकारियों के खिलाफ देखने को मिल रही है। इसी उसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने ज्यादा कांग्रेस को वोट डाला है। इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण अशोक जी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी सरकार बनाएगी, पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस कम है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना रही है मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, ठीक है, लेकिन बात छत्तीसगढ़ की होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी अगर ऐसा राज्य है जहां पर बड़ा क्लोज फाइट दिखा रहे हैं। शुरू में ऐसा लग रहा था कांग्रेस वहां बड़ी जीत की ओर है, लेकिन इस वक्त वहां बड़ी करीबी लड़ाई दिखा रहे हैं। तो क्या चीजें बदली हैं छत्तीसगढ़ में, इसे जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं।
अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो एग्जिट पोल किसके होंगे सही बॉल, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं अपने 3 मेहमानों के साथ। हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पे बात की, तेलंगाना पे भी चर्चा हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है एक ऐसा राज्य है जहां पहले दिन से माना जा रहा था कि वहां पर कांग्रेस एक बड़ी जो है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेगी, पर एग्जिट पोल कम से कम वैसी विक्ट्री नहीं दिखा रहे हैं। प्रदीप भंडारी, क्या वजह है कि आपको लगता है कि कांग्रेस लगातार दावा कर रही है, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हम वहां पे 75 सीटें जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है? क्योंकि मेरे पास जो तमाम 7 एग्जिट पोल के नतीजे हैं उनमें से 3 एग्जिट पोल ये कहते हैं कि बीजेपी वहां पर 45 तक पहुंच सकती है। 90 में से 45 तक पहुंचना यानी आप भी सत्ता के करीब तक पहुंच गए। प्रदीप, आप म्यूट पर हैं प्रदीप आप। अशोक जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि बीजेपी का जो मैक्सिमम नंबर है वो 45 तक डेफिनेटली पहुंच सकता है। तभी 34 से 45 के बीच में हमने जो नंबर दिया है वो बीजेपी को दिया है, क्योंकि जो बीजेपी की जो बेल्ट्स रही है अशोक जी, बिलासपुर, सरजुगा, ये सब संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा करती हुई दिख रही है। बीजेपी को दिक्कत सिर्फ फेज 1 की जो सीटें हुई हैं, जो फेज 1 के अंदर गई थी, जो बस्तर आसपास का जो एरिया है वहां पे कांग्रेस पार्टी ने काफी ज्यादा अच्छा किया है, पर फेज 2 के अंदर बीजेपी ने बहुत सॉलिड रिकवर किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी 40 प्लस रहने के हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से चांसेस हैं 42, 43, इवन अगर सब क्लोज मार्जिन सीट्स पे बीजेपी आगे बढ़ गई तो 45 भी पहुंच सकती है। अगर 42 भी बीजेपी आती है अशोक जी, तो 3 सीट्स अदर्स को मिल रही है, 2 जेसीसी और 1 बीएसपी को। ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस जो है बीजेपी सिर्फ 1-2 सीट पीछे भी हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ अगर हिस्टोरिकली आप देखेंगे अशोक जी, जो चुनाव रहता है वो 1% से कम वोट के अंदर डिसाइड होने वाला चुनाव रहता है, बट ट्रेंड जो है वो कांग्रेस को स्लाइट एज की तरफ डेफिनेटली है, पर लैंडस्लाइड नहीं है पिछली बार की तरीके से। एसटी सीट्स में कांग्रेस ज्यादा अच्छी कर रही है, एससी सीट्स में बीजेपी ज्यादा अच्छा कर रही है, और अदर ओबीसी का वोट जो है, साउ वोट जो है, उसमें बीजेपी एक डेंट बनाती हुई दिख रही है। तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे, आइडियली कांग्रेस को 45, 46, 47, 48 पे होना चाहिए, बीजेपी को 40, 41, 42 के अराउंड होना चाहिए, 38, 39 तक मैक्स होना चाहिए। अगर कांग्रेस क्लोज मार्जिन सीट्स पे बहुत खराब करती है तो बीजेपी 45 तक डेफिनेटली पहुंच सकती है, पर ये तय है कोई लैंडस्लाइड नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर अशोक जी, दैट इज 100% है। यहां भी अगर बीजेपी चेहरा देती है तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं। हाँ, बोलिए राहुल लाल। हाँ, मैं कह रहा हूं प्रदीप जी के खुद के आंकड़े जो मैक्सिमम जा रहा है कांग्रेस के लिए वो 53 तक जा रहे हैं। तो जब आप आंकड़े दे रहे हैं टीवी पे थोड़ा बोल भी दीजिए। लेकिन मैं इसलिए राहुल लाल 53 वो दे रहे हैं, लेकिन वो लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है, क्योंकि भूपेश बघेल 75 सीटों का दावा कर रहे थे, कांग्रेस कह रही थी 70 प्लस में। आ रहा, एक मिनट मनीष जी आ रहा हूं, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है वहां पर। तो इसका मतलब यह है कि जो जाति जनगणना का जो राहुल गांधी कार्ड खेल रहे हैं वो किसी भी स्टेट में इन राज्यों में चला नहीं है। राहुल लाल, जल्दी से, बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए ये तो अभी हम लोग एग्जिट पोल के ऊपर बात कर रहे हैं। 3 दिसंबर को जब बात करेंगे तो आपको दिखेगी कि ओबीसी वोटर का पूरा कंसंट्रेशन
एसटी का पूरा कंसंट्रेशन, ये सारे के सारे चीजों का कंसंट्रेशन आपको कांग्रेस की तरफ दिखेगा। और देखिए जो नारा लगाते थे ना बीजेपी वाले, मोदी है तो मुमकिन है, अब तो वो मोदी हटा दीजिए, भूपेश बघेल है तो मुमकिन है। ये नारा अभी भी उस नारे पे मैं कायम हूं। मतलब भूपेश बघेल को आप दिल्ली लेकर आएंगे क्या, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को रिप्लेस करने के लिए? नहीं, देखिए कांग्रेस की रणनीति बड़ी स्पष्ट है। वो अपने क्षेत्रीय नेताओं पर पूरा भरोसा करती है और केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ पूरा सहयोग करता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं होता कि सारा चीज आला कमान अपने सिर पे लेकर चले। ओके मनीष जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मनीष जी तेलंगाना का भी जवाब दे देंगे। एक मिनट रुकिए, मेरे पास समय कम है। राहुल लाल प्लीज रुकिए, मनीष जी रिस्पॉन्ड कीजिए क्योंकि हाँ अशोक जी, अन्य राज्यों पे तो हम अपने संगठन तंत्र और तमाम जगहों की जो सूचनाएं थी उसके आधार पर मैंने कहा, छत्तीसगढ़ में पार्टी ने 1.25 महीने मुझे भी रखा था, इसलिए वहां से तो मैं फीडबैक आपको दे सकता हूँ। ओके 1.25 महीने, चुनाव के 1.25 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जब हम लोग गए तो वहां कोई प्रेस का व्यक्ति, कोई समाचार पत्र, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था कि हम लोग 20 सीट पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल ने वहां ब्लंडर काम किए थे, नौकरियों में लूट की थी, जिस तरीके से वहां नग्न परेड हुए थे, महादेव ऐप ने भूपेश बघेल के चेहरे को स्याह कर दिया था, 4 सिलेंडर देने का वादा करके उन्होंने भी सिलेंडर नहीं दिया था। 18 में राहुल गांधी वहां जाके कहते हैं कि हम 20 लाख रुपए स्वास्थ्य योजनाओं को दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। इसके बाद वहां छत्तीसगढ़ की जनता ने जो वोटिंग की है, देखिए भंडारी जी जितने स्तर पे हैं, इस तरह से नहीं देखिए, जल्दी मनीष जी, तमाम सर्वे जो दिखा रहे हैं वो 3 गुने से ज्यादा सीटों को दिखा रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो बढ़ने का वेग था उसका आइडिया अंतिम 1-2 दिन में नहीं लग रहा था। तो अभी 72 की सीटों की बात हो रही थी, 72 की सीटों पे अंतिम समय में धर्मांतरण के मुद्दे ने काफी काम किया, जिस तरीके से भूपेश बघेल ने ओके चलिए मेरे पास फिलहाल मेरे पास समय इतना ही, अभी हमें नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंत में इस कार्यक्रम के अंत में अपने दर्शकों का विशेष शुक्रिया करना चाहता हूं, 2 टूक के दर्शकों का, क्योंकि कल ही मंगलम स्वामीनाथन सम्मान में 2 टूक को और 2 टूक के एंकर यानी कि अशोक श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका हमें प्यार मिला। तो आज इस पैकेज के साथ, इस स्टोरी के साथ मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूं और इसी के साथ कार्यक्रम को यही विराम देना चाहता हूं। नमस्कार। डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 2023 के नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। मंगलवार शाम नई दिल्ली के श्रीराम सेंटर सभागार में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अशोक श्रीवास्तव को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अशोक श्रीवास्तव को यह सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में बदलाव लाने के लिए दिया गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास, पूर्व राज्यसभा सदस्य आर.के. सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद थे। इस अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर बालाशंकर ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मंगला स्वामीनाथन की स्मृति में फाउंडेशन की स्थापना की गई। इस वर्ष डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने देश के 6 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जो अलग अलग विधाओं में महारत रखते हैं। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए अशोक श्रीवास्तव के साथ ही जॉनी लुकोस को सम्मानित किया गया, जो मनोरमा टीवी कोची के समाचार निदेशक हैं। कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए मातृभूमि दैनिक कोझिकोड के कला संपादक पीवी मदन मोहन, कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दक्षिण भारत के अग्रणी पार्श्व गायक प्रसिद्ध संगीतकार एम.जी. श्री कुमार, न्यू मीडिया के क्षेत्र में वेब मीडिया के संस्थापक और प्रधान संपादक मरुदान मलयाली शाजन स्करिया और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दत्तोपंत ठेगड़ी सेवा सम्मान स्वामी चैतन्यानंद स्वामी मधुरानंद वेल्ली मलाई विवेकानंद आश्रम को दिया गया। जब आध्यात्मिक पुरुष होता है वो जीते जी भी अपनी खुशबू छोड़ता है और जाने के बाद तो ऐसी खुशबू छोड़ता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए किसी कवि ने जब आध्यात्मिक पुरुष को जाता है तो किसी कवि ने कहा, समझ लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो, कभी मरो
परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी, इसलिए तो हम याद करने के लिए आज बैठे हैं। जो भी आयोजक है उनको बहुत बधाई देता हूं कि मेडिकल क्षेत्र में जो कमी रह जाती है उसके अनुसंधान के लिए, पत्रकारिता में जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए सम्मानित करना, कला संस्कृति में भी सम्मानित करना। वो एक दीप शिखा है, एक ऐसी दीप शिखा है कि जो न केवल आसपास में बल्कि दूर तक अपना प्रकाश देती रही। आज भी हम जो यहाँ हैं और हमारे साथ और भी बहुत से लोग जो आज यहाँ शायद उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वो मंगला की इस अद्वितीय उसकी जो प्रतिभा थी उसको हमेशा स्मरण रखें।